हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये दूसरी यूनिट का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भी आप हमारा चैनल सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एक सही क्रम में व्यवस्थित किए हुए। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में। तो हमें इन दो परमाणु मॉडल के बारे में आज अध्ययन करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। तो हम हेडिंग लगाते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, क्योंकि हमारे अपने हाथ से लिखे गए जो नोट्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं हमारे लिए फास्ट रिवीजन करने के लिए। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, देखो आपने सबसे पहले जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि परमाणु मॉडल देने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? थॉमसन। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक तरबूज जैसा होता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां निकली। जब थॉमसन के परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां निकली, फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, और उस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे आप कह सकते हो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें रदरफोर्ड का पूरा ध्यान नाभिक की ओर केंद्रित था। अर्थात आप कह सकते हो कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड के बाद फिर क्या हुआ? रदरफोर्ड के बाद रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां निकली, और उन कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया गया बोहर के द्वारा, या नील बोर के द्वारा। तो वो नील बोर ने जो परमाणु मॉडल था जो रदरफोर्ड का, उसमें कुछ संशोधन किया था, और उन्होंने फिर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो तीसरा परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया गया सोमरफेल्ड के द्वारा। हमारा हेडिंग क्या है? सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड ने बोर के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया था, कुछ मॉडिफिकेशन किया था, कुछ बातें उसमें बदली थी, और इस आधार पर सोमरफेल्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर, क्या हमें इन सभी परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ के जाना है? बिल्कुल पढ़ के जाना है। एग्जाम में थॉमसन का मॉडल भी आ सकता है कि थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या बताया था। एग्जाम में थॉमसन के बाद किसने दिया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आ सकता है। और रदरफोर्ड के बाद किसने दिया था परमाणु मॉडल जो हमारे सिलेबस में है? रदरफोर्ड के बाद दिया था बोहर ने। तो बोर का परमाणु मॉडल भी आ सकता है, और सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल भी आ सकता है, और आधुनिक परमाणु मॉडल भी आ सकता है, जिसे बताने वाले वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर। कुछ बच्चे उन्हें कहते हैं श्रोडिंगर, कुछ कहते हैं श्रोडिंजर, एक ही बात है। ये तो उच्चारण का फर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो हमें समझना है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। तो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने दिया था। और किस प्रकार दिया गया था? बोर के परमाणु मॉडल में कुछ
संशोधन करके दिया गया था, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो यहां एक बात बताता हूं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई थी। इसके मुख्य बिंदु, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देखो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें हमें बताई गई। सबसे पहली बात तो सोमरफेल्ड ने बताई कि जो परमाणु होता है ना, उस परमाणु का जो नाभिक होता है उसके केंद्र में, सोमरफेल्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं वे सारी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। ये भाई बोहर का मानना, रदरफोर्ड का मानना क्या था कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, वृत्ताकार पथ होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, एक वृत्त के समान कक्षाएं होती हैं। परंतु सोमरफेल्ड ने कहा कि सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, इनमें से कुछ कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं। ठीक है, देखो ये दीर्घ वृत्त मैंने बनाया, जिसे आप इक्लिप्स भी कह सकते हो, इलिप्टिकल, तो इनके रास्ते इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकते हैं। अर्थात पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि परमाणु की सभी कक्षाएं, परमाणु की सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, वृत्ताकार नहीं होती हैं, अपितु कुछ कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं। देखो एक बात तो ये है जो आपको समझनी है, बताओ ये बात समझ में आई क्या? दीर्घ वृत्त के दो केंद्र होते हैं। यदि ये दीर्घ वृत्त हमने बनाया है, इसका एक केंद्र तो ये है जिस पर नाभिक है और दूसरा केंद्र ये है। वृत्त का तो केवल एक केंद्र होता है और दीर्घ वृत्त के होते हैं दो केंद्र। ऐसा आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, जब आप ग्रहों की गति वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केपलर। तो केपलर के नियम आप पढ़ते हो। केपलर के नियम मुझे तो ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं तो एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, शायद फिजिक्स वाले टीचर ने आपको पढ़ाया होगा और अच्छे तरीके से समझाया भी होगा। उन्होंने बताया होगा कि जो सूर्य है वो इन दो केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर उपस्थित है और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है, जो परिक्रमा पृथ्वी करती है सूर्य की, वो परिक्रमा वृत्ताकार मार्ग पर नहीं करती है अपितु दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर करती है। और उस दीर्घ वृत्त के दो केंद्र होते हैं और उन दोनों केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर सूर्य उपस्थित होता है, ठीक है, या सन प्रेजेंट होता है, दोनों सेंटर में से किसी एक सेंटर पर। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वृत्त का तो होता है केवल एक केंद्र, परंतु दीर्घ वृत्त के होते हैं दो केंद्र। और यहां हमने सीखा, सोमरफेल्ड ने हमें बताया कि कोई भी परमाणु है, उसका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं वे सारी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, उनमें से कुछ कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं। पहली बात। दूसरी बात देखो क्या बताई सोमरफेल्ड ने। दूसरी बात बड़ी अजीब लगेगी आपको, ध्यान से समझना। दूसरी बात सोमरफेल्ड ने बताई कि जो परमाणु की कक्षाएं हैं, मान लो कोई एक कक्षा है और उस कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ही कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते पर घूमते रहें, एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमते रहें। ऐसा हो सकता है कि एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं।
ये बड़ी अजीब बात है, जरा ध्यान से समझो इस बात को। देखो पहले मैं लिखवाता हूं, क्या बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक कक्षा के, किसी एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही, ध्यान से समझना जरा, यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, अपितु उनमें से, अपितु उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी उसी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार, कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी घूम सकते हैं। ये बात बड़ी अजीब है, ये बात बच्चों के समझ में बहुत कम आती है। देखो मैं बताता हूं, इसे बोलना तो बहुत आसान है। देखो हमने अभी पढ़ा है, दो पहला पॉइंट पढ़ा है। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा है कि कोई भी कक्षा वृत्ताकार हो सकती है या दीर्घवृत्ताकार हो सकती है। मान लो कोई कक्षा वृत्ताकार है, तो सोमरफेल्ड का मानना था कि मान लो कक्षा वृत्ताकार है तो उस कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वे सब वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमेंगे। भाई हम तो इतना ही सोच सकते हैं कि जब कक्षा वृत्ताकार है तो सभी इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार पथ पर ही घूमना चाहिए क्योंकि कक्षा वृत्ताकार है। पर सोमरफेल्ड ने कुछ अलग ही बात बताई। सोमरफेल्ड ने कहा कि कक्षा आपकी चाहे कैसी भी हो, उस कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों के यदि हम रास्ते देखें तो एक ही कक्षा में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कक्षा तो एक ही है पर उसमें उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमेंगे। अब ये तो बात बड़ी अजीब हुई। भाई जब आप कक्षा को कह रहे हो कि कक्षा वृत्ताकार है तो इलेक्ट्रॉनों को सबको वृत्ताकार पथ पर घूमना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि कक्षा दीर्घवृत्ताकार है तो उस कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को दीर्घवृत्ताकार पथ पर या मार्ग पर घूमना चाहिए क्योंकि जो हमारी कक्षा है वही दीर्घवृत्ताकार है। अब इन यदि दोनों बातों के हम बारे में बात करें तो हमें दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए एक चीज का पता चलता है, एक चीज का थोड़ा एहसास होता है और वो एहसास ये है कि सोमरफेल्ड वास्तविकता में बता रहा था कि कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं। कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। जैसे आपकी स्कूल में क्लासेस होती है ना, जैसे आप 11th क्लास में हो तो क्या आपको ढूंढने के लिए यदि मैं आपके विद्यालय में जाऊंगा तो क्या मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे उस बच्चे के पास जाना है और वो बच्चा क्लास 11th में है? तो यदि मैं कहूंगा कि मुझे जिस बच्चे से मिलना है वो क्लास 11th में है तो क्या मुझे आपके पास ले जाया जा सकेगा सरलता से? नहीं ले जाया जा सकेगा क्योंकि उनका अगला क्वेश्चन मेरे लिए होगा कि क्लास 11th के कौन से सेक्शन में है। 11th ए में है बच्चा, 11th बी में है, 11th सी में है, 11th डी में है, या जो भी सेक्शन के नाम रख रखे हैं कौन से सेक्शन में है। तो केवल कक्षा को बताने से हम बच्चे तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमें उस बच्चे की कक्षा के साथ साथ उसका सेक्शन भी पता होना चाहिए कि वो कौन से क्लास के कौन से सेक्शन में है। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद दिस एटम। परमाणु के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। परमाणु में जो कक्षाएं होती है ना, कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं और एक ही कक्षा में जो उपकोष होते हैं ना
उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों के घूमने के रास्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि सोमरफेल्ड हमें बता रहा था कि परमाणु की कक्षाओं के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है, उपकोष जरूर होता है, और उपकोष अलग अलग आकृति के होते हैं। किस तरह होते हैं हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल में। अभी तो आपके पास यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल बताओ, तो आपको ये ही 2 पॉइंट्स लिखने हैं सिर्फ सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में। अब अगली बात आती है कि सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं, क्या क्या दोष थे इस मॉडल में, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या सीमाएं थी। आप दोष भी कह सकते हो, कमियां भी कह सकते हो, सीमाएं भी कह सकते हो। तो एक तो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में केवल ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। देखो पहली कमी क्या थी? पहली कमी वही थी जो सबके अंदर कमी है। ठीक है, क्या कमी थी? यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। यही कमी बोर के परमाणु मॉडल में थी और यही कमी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी। यह परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। जैसे आप हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या कर सकते हो, He पॉजिटिव की व्याख्या कर सकते हो, Li डबल पॉजिटिव की व्याख्या कर सकते हो। इन परमाणुओं की व्याख्या तो आप कर दोगे बड़ी आसानी से सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल। पर यदि हम किसी ऐसे परमाणु को लेते हैं जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे परमाणुओं की व्याख्या आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल से। दूसरी कमी क्या थी? यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति या डुअल नेचर या द्वैत प्रकृति भी लिख सकते हो, द्वैती प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है। मतलब यदि आप सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल को ध्यान से समझोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि सोमरफेल्ड का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन तो कोई कण है, पर अब वैज्ञानिकों को पता चल चुका था कि जिस प्रकार प्रकाश अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, डुअल नेचर होती है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक द्वैती प्रकृति रखने वाला कण या तरंग है। अर्थात इसकी प्रकृति द्वैती होती है, कभी कण है तो कभी तरंग है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जैसे प्रकाश की होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है। अच्छा, एक कमी ये थी कि यह मॉडल हाइजेनबर्ग फिर टपक गया, कल भी टपक रहा था ये हाइजेनबर्ग। ठीक है, यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अनिश्चितता के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत इसे हम पढ़ेंगे, ये उधार है मेरे ऊपर, सिद्धांत के विरुद्ध है। अब ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है उसे मैं पढ़ाऊंगा आपको जैसे ही हमारा टॉपिक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो परमाणु मॉडल जो सोमरफेल्ड का था उसमें ये 3 कमियां हमें याद रखनी है। 2 तो पॉइंट याद रखने हैं, 3 कमियां याद रखनी है। ठीक है, मेन बात यह है कि सोमरफेल्ड ने बताया था कि सारी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। दूसरी बात बताई थी कि एक ही कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वे जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर ही घूमते रहें। उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन
दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी घूमते हैं। ठीक है, यानी कि कक्षा फिक्स नहीं करती है कि इनका घूमने का रास्ता कैसा होगा। कक्षा के अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस बात को फिक्स करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता कैसा होगा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। ये तो हो गया सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। अब हमें डिस्कस करना है आधुनिक परमाणु मॉडल। देखो मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूं और वैज्ञानिक का नाम भी लिखता हूं, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर का आधुनिक परमाणु मॉडल। इस मॉडल को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम। आधुनिक परमाणु मॉडल, यदि आपने इस मॉडल को ध्यान से नहीं समझा तो आप रासायनिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं समझ पाओगे और आप रासायनिक विज्ञान को पूर्ण रूप से भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये रासायनिक विज्ञान की जड़ है। श्रोडिंगर का आधुनिक परमाणु मॉडल, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में भी, पर आज मैं इंट्रोडक्शन जरूर करा दूंगा। इंट्रोडक्शन ही सब कुछ है, यूं समझो कि इंट्रोडक्शन ही सब कुछ है। श्रोडिंगर का आधुनिक परमाणु मॉडल। श्रोडिंगर ने कहा कि परमाणु में मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। परमाणु में मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है परमाणु के केंद्र में उपस्थित परमाणु का नाभिक, जो धन आवेशित है, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और दूसरा हिस्सा होता है नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। भाई ये बात तो हमें पहले भी पता थी, पर फिर भी हमें समझना है। देखो श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उसने कहा कि परमाणु में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। परमाणु में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। नंबर एक, पहला भाग होता है केंद्र में उपस्थित धनावेशित नाभिक, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन युक्त, यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, आपको पता है, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। नंबर दो, नाभिक के चारों ओर, ये दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना। नाभिक के चारों ओर ध्यान से समझ लेना, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं, ठीक है, जिनमें कक्षाओं में देखो क्या बताया था उसने, जिनमें उपकोष, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं, इसी चीज को समझना है। भाई हमें ये तो बात समझ में आती है कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पक्की बात है। पर नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में बताया उपकोष होते हैं, और उपकोष में होते हैं कक्षक, और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या व्यवस्था है, इसे ही तो हमें समझना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल एकदम समझा दूंगा आपको कि किस तरह का परमाणु होता है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे आधुनिक परमाणु मॉडल में हमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि परमाणु जो है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और कक्षाओं के अंदर यदि आप जाओगे तो कक्षाओं के अंदर होते हैं उपकोष। किसी भी कक्षा में क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। जैसे आपकी क्लास 11th है ना, क्लास 11th में बहुत सारे सेक्शन हैं, 11th A, 11th B, 11th C, इस तरह सेक्शन हैं। इसी प्रकार किसी भी परमाणु की कक्षाएं जो होती हैं उनमें क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और यदि आप उपकोष में जाओगे तो उपकोष में होते हैं कक्षक।
उपकोष में क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। जैसे आपकी क्लास में, आप क्लास 11th में हो तो 11th के किसी सेक्शन में ही तो हो आप। जैसे मान लो आप 11th ए में हो, तो आप 11th ए में जब जाते हो तो वहां पर रखी होती हैं बेंचेज, सीटें रखी होती हैं बैठने के लिए, चेयर्स, स्टूल या फिर कुछ भी है, बेंच है, डेस्क है, कोई भी व्यवस्था है। तो मान लो आपके जो क्लास का सेक्शन है 11th ए, उसमें आप गए तो उसमें आपको ऐसी बेंचेज मिलेंगी जिन पर बच्चे बैठ सकते हैं। शायद वे बेंच ऐसी हो जिस पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, शायद वे बेंच ऐसी हो जिस पर 6 बच्चे बैठ सकते हैं, शायद वे बेंच ऐसी हो जिस पर 10 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अलग अलग साइज की बेंचेज हो सकती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि कक्षाएं जो होती हैं उनके अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। कक्षक बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपके क्लास के सेक्शन में 11th ए में पड़ी हुई सीट्स हैं या बेंचेज हैं या चेयर्स हैं। और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप अपने दिमाग के अंदर घुसा लो। बिल्कुल क्या व्यवस्था है कि परमाणु के बीच में तो नाभिक है, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है या स्टाफ रूम है, वो तो नाभिक जैसा है, और उसके चारों तरफ कक्षाएं हैं। नाभिक के चारों ओर क्या है? कक्षाएं। जैसे आपके स्कूल में क्लासेस हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह क्लासेस हैं आपके स्कूल में। और कक्षाओं के अंदर होते हैं उपकोष। जैसे आपके हर एक क्लास में क्या है? सेक्शन है, जैसे 11th ए, 11th बी, 11th सी, 11th डी। और उपकोष के अंदर क्या है? कक्षक। जैसे आपके 11th ए में रखी हुई सीट्स हैं बैठने के लिए बच्चों की, और उन सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं बच्चे, और यहाँ कक्षक रूपी सीट के ऊपर बैठे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बच्चा एक इलेक्ट्रॉन के समान एक बच्चे की तुलना की जा सकती है। आप अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हो कि आपके जो विद्यालय में, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है या स्टाफ रूम है, वो तो एक नाभिक है। ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या है? कक्षाएं। जैसे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक वे सब कक्षाएं हैं। और उनके अंदर क्या है? सेक्शन 11th ए, 11th बी, 11th सी। उनके अंदर क्या है? उपकोष। ठीक है। और उपकोष में जब आप जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे कक्षक, जैसे आपकी क्लास में सीट्स हैं बैठने की, और कक्षक में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप अपनी सीट्स पर बैठे हुए हो। बस इस खेल को आप इसी तरीके से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करोगे, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक बच्चा एक बराबर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझ में आएगा आपके। देखो अब दोबारा रिपीट करते हैं कि कोई भी परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो मुख्य हिस्सा है वो क्या है? कक्षाएं। कक्षा के अंदर क्या है? उपकोष। उपकोष के अंदर क्या है? कक्षक। कक्षक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर ये जो चीजें आपने हमें सिखाई, कक्षा, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दे दो। मैं बिल्कुल दूंगा, तैयार रहो आप। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले पार्ट की, ए की। ए बोलता हूं मैं इसे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा, कि कक्षा के बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, कक्षा को आप कोश भी कह सकते हो। कक्षा को आप क्या कह सकते हो? कोश। या फिर आप इसे कह सकते हो ऊर्जा स्तर। आप इसे ऊर्जा स्तर भी कह सकते हो। कक्षा कहो या कोश कहो या ऊर्जा स्तर कहो, और कुछ बच्चे इसे कहते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर भी आप इसे कह सकते हो, मेन एनर्जी लेवल। और इंग्लिश में जरूर इसका ध्यान रखना है नाम, ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये सब कक्षा के ही नाम हैं। आप चाहे कक्षा कहो, चाहे आप कोश कहो, चाहे आप ऊर्जा स्तर कहो, या फिर मुख्य ऊर्जा स्तर कहो, या फिर आप ऑर्बिट कहो। अब देखो कक्षा के बारे में क्या याद रखना है। कक्षा के बारे में आपको याद रखना है कि यदि ये मान लो परमाणु का नाभिक है, धनावेशित नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। जैसे पहली कक्षा, जैसे आप पूरा गोल बनाओगे, पर मैं गोल नहीं बनाऊंगा, मुझे यहाँ समझाना है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा और सातवीं कक्षा।
अब एक बात को और दिमाग में घुसा लो बिल्कुल, आज तक जितने भी परमाणुओं की खोज हो चुकी है उनमें से कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसके पास 7 से ज्यादा कक्षाएं हों। इसीलिए आवर्त सारणी में, जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त होते हैं, क्योंकि आवर्त का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। आवर्त का मतलब क्या होता है? कक्षाओं की संख्या होता है। तो मैंने यहाँ 7 कक्षाएं इसलिए ही बनाई हैं क्योंकि आज तक किसी भी ऐसे परमाणु की खोज नहीं हुई है जिसमें 7 से ज्यादा कक्षाएं हों, यानी 8 कक्षा वाला भी कोई परमाणु प्रकृति में अब तक नहीं ढूंढा गया है। इसीलिए आवर्त सारणी में केवल 7 ही आवर्त बनाए गए हैं। ठीक है, वर्ग तो 18 हैं पर आवर्त तो 7 हैं। ठीक है बेटे, तो अब देखो क्या याद रखना है आपको। आधुनिक परमाणु मॉडल में ये जो कक्षाएं बताई गई कि भाई कोई परमाणु ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक कक्षा हो, कोई परमाणु ऐसा हो सकता है जिसके पास 2 कक्षाएं हो, 3 कक्षाएं हो, 4 कक्षाएं हो, 5 कक्षा वाला परमाणु भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी हो सकता है, पर कोई भी परमाणु ऐसा नहीं हो सकता है अब तक जिसमें 8 कक्षाएं हों। और इन कक्षाओं के नाम रखे गए हैं, जैसे पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा और 7वीं कक्षा। इन कक्षाओं को विशेष नाम से पुकारा जाता है। पहली कक्षा को कहते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, रखोगे ध्यान। ये तो परमाणु की कक्षाओं के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है कि कक्षा कह दो, कोष कह दो, ऊर्जा स्तर कह दो, मुख्य ऊर्जा स्तर कह दो या ऑर्बिट कह दो। और 1 से लेकर 7 तक हो सकती हैं। 7 से ज्यादा कक्षा किसी भी परमाणु में अब तक तो नहीं है। अब आप बड़े होकर पढ़ लिख कर गहन अध्ययन कर कर किसी ऐसे परमाणु की खोज कर दो जिसमें 8 कक्षाएं निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि असंभव तो कुछ भी नहीं है, संभव तो सब कुछ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये चीज आपको आपके इंग्लिश के टीचर पढ़ाते होंगे। ठीक है, देखते हैं कक्षा के बाद हम जाते हैं नंबर बी। अब इसके बारे में बात करेंगे, नंबर बी, उपकोष के बारे में। उपकोष यहां से आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि कक्षा तक तो आप पढ़ते आ ही रहे थे। अब हम उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। उपकोष को आप कह सकते हो बेटे उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर क्या कह सकते हो? उप ऊर्जा स्तर कह सकते हो, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, वो ऑर्बिट था तो ये क्या हो जाएगा? सब ऑर्बिट। उपकोष जो कक्षा के अंदर होते हैं क्या होते हैं? उपकोष। अब इसमें एक बात बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। मान लो मैंने यहां लिखी कक्षा, मान लो मैं यहां कक्षा लिखूंगा और यहां लिखूंगा उपकोष, कि किसी कक्षा में कितने उपकोष होते हैं। यहां उपकोष लिखेंगे और यहां लिखेंगे उपकोषों के प्रतीक, कि वे उपकोष कौन कौन से होते हैं। इस चीज को ध्यान से समझेंगे बिल्कुल सब बच्चे। देखो, ये जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है और उस उपकोष को हम कहते हैं एस उपकोष। कौन सा उपकोष? एस उपकोष। ये एस आपको याद रखना है। अब दूसरी कक्षा यदि आपके पास है तो दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, एक तो होता है एस उपकोष और एक होता है पी उपकोष। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, एक तो एस उपकोष और एक पी उपकोष और एक डी उपकोष। चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं, एक तो एस उपकोष, एक पी उपकोष, एक डी उपकोष और एक एफ उपकोष। तो इससे हमें एक बात का पता चला है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की जो संख्या होती है वो कक्षा की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कक्षा की संख्या के। तो यहाँ एक बात तो ये ध्यान रखनी है। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ एक हेडिंग लिख देते हैं नोट। नोट में लिख देते हैं इस बात को, किसी कक्षा में
उपकोषों की संख्या, किसी कक्षा में उपकोषों की संख्या बराबर n। n का मतलब पता क्या होता है? n का मतलब होता है ये कि वो कक्षा पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, n के मान लिखे हुए हैं। n का मतलब होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, या कक्षा की संख्या को एक नाम और दिया गया है, इसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, ये भी मैं सारी बातें आपको सिखाऊंगा, जैसे ही हमारे सिलेबस में आते रहेंगे टॉपिक में क्लियर करता रहूंगा। कक्षा की संख्या को ही मुख्य क्वांटम संख्या ही कहते हैं। देखो, ये पहली कक्षा का एस उपकोष है तो आप इसे 1s कह सकते हो। ये दूसरी कक्षा का एस है तो आप इसे 2s कह सकते हो। दूसरी कक्षा का पी है तो आप इसे 2p कह सकते हो। तीसरी कक्षा का एस है, तीसरी कक्षा का पी है और तीसरी कक्षा का डी है। चौथी कक्षा का एस, चौथी कक्षा का, देखो चौथी कक्षा का एस, चौथी का पी, चौथी का डी और चौथी का एफ, इस तरीके से। तो किसी कक्षा में उपकोषों की संख्या बराबर होती है n के, जहां n क्या है, n होती है कक्षा की संख्या, या इसे आप मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हो। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यदि कक्षा की संख्या 5 है, पांचवी कक्षा में क्या 5 उपकोष होंगे? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल होंगे। पांचवी कक्षा में 5 उपकोष होंगे, छठी कक्षा में 6 उपकोष होंगे। पर अब तक किसी भी ऐसे परमाणु की खोज नहीं हुई है जिसके पांचवी कक्षा के पांचवें उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को वहां तक नहीं बढ़ाते हैं, हम कक्षाओं को ले जाते हैं 7 तक। कहां तक ले जाते हैं? 7 तक, क्योंकि 7 से ज्यादा कक्षाएं तो है ही नहीं। भाई कक्षा तो 8 भी हो सकती है, 9 भी, पर ऐसे परमाणु की तो अभी तक खोज ही नहीं हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, इलेक्ट्रॉन जिसमें कक्षाओं की संख्या कितनी हो, 8 हो। ऐसा परमाणु नहीं खोजा गया है अब तक। इसी प्रकार ऐसा भी परमाणु अब तक नहीं खोजा गया है जिसके पांचवी कक्षा के पांचवें उपकोष में इलेक्ट्रॉन हो। भाई पांचवी कक्षा के एस में भी है, पी में भी है, डी में भी है, एफ में भी है, पर पांचवी कक्षा के जी उपकोष में अब तक किसी भी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण या सबूत नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। ठीक है बेटे, तो आपको ध्यान रखना है उपकोष के बारे में। ठीक, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां डिस्कशन ज्यादा होता है, जब हम किसी भी चैप्टर को या टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम एनसीईआरटी के उदाहरण करते हैं, एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न करते हैं, एनसीईआरटी का अभ्यास करते हैं, तो वहां पर हमें टॉपिक्स और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को या टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ा है। तो वहां हम मजबूती प्रदान करते हैं जब हम एक्सरसाइज को या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो आपकी रेफरेंस बुक ही क्यों ना हो या आपका क्वेश्चन बैंक ही क्यों ना हो। तो इसके बारे में, तो उपकोष के बारे में इतना पता होना चाहिए। नंबर बी के बाद नंबर सी पर आते हैं। अब हम आते हैं, देखो कक्षाएं सीख ली, उपकोष सीख लिए, अब हम सीखेंगे कक्षक। कक्षक, कक्षक, कक्षक को आप इंग्लिश में कहते हो ऑर्बिटल। क्या कहते हो? ऑर्बिटल। देखो कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं हम। यदि हम कक्षक के बारे में बात करते हैं तो हम, मान लो मैंने इधर लिखा उपकोष, क्योंकि उपकोष के अंदर होते हैं ना कक्षक, इधर तो उपकोष लिख दिया, और इधर लिखूंगा मैं कक्षक, कक्षक, और यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, कि उस उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एस उपकोष है, तो एस उपकोष में बेटे एक कक्षक होता है, और पी में होते हैं 3 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक, और एफ में होते हैं 7 कक्षक। देखो एस पी डी एफ 1 3 5 7, इस तरह याद रखना है आपको। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, और एक कक्षक का मतलब होता है, इस तरह आप उसे प्रदर्शित करते हो एक कक्षक को, और यहाँ 1 2 3, और यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे, और यहाँ बनेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये होते हैं कक्षक का, इस तरीके से आप निरूपण कर सकते हो।
ये निरूपण करने का तरीका है, ऐसी शक्ल नहीं होती है कक्षक की। और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब s उपकोष में एक कक्षक है ऐसा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को आप भर सकते हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जा सकता है, क्योंकि s उपकोष में केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे आपके 11th ए में रखी हुई एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। 11th क्या है? 11th तो आपकी कक्षा है। 11th में ए क्या है? 11th ए आपका उपकोष है। 11th ए में कक्षक क्या है? बेंच है। जैसे यहाँ एक बेंच है, यहाँ 3 है, या 5 है, या 7 है। और एक बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 2। तो यहाँ एक बॉक्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में कितने कक्षक हैं? 1 2 3। ये वर्गाकार बॉक्स एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। पी उपकोष में कितने कक्षक हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 3 दूनी 6। यानी पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। डी उपकोष में 5 दूनी 10 हो सकती है। एफ उपकोष में 7 दूनी 14 हो सकती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी जाती है, ध्यान रखना है आपको। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, उसे भी सुन लो। ये उपकोष है, उपकोष में हमने बता दिए कक्षक, कक्षक में बता दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो यहां मैं एक रेखा खींचता हूं इस तरह की। यहाँ और भी बातें हमें करनी है, आप तो अपनी नोटबुक में नीचे ही लिखना, पर मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपको नीचे ही लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। देखो, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो आपका, चलो एक काम करो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे अगली बात। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो, हमने पढ़ा है, कक्षा के बारे में पढ़ लिया, उपकोष के बारे में पढ़ लिया, कक्षक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कक्षक में आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, कि यहां से समझाता हूं। ये जो एस कक्षक होता है ना, एस कक्षक, एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोल होती है, गोल गोल। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि व्रत होती है। व्रत तो होता है एक चूड़ी के जैसा, और गोला होता है एक क्रिकेट खेलने की बॉल जैसा या फुटबॉल जैसा। तो आपको अंतर पता होगा गोले में और व्रत में। एस कक्षक की आकृति गोल होती है, और गोल आकृति का मतलब लगभग ऐसी आकृति, ये होता है एस कक्षक। ये कोई कक्षा नहीं है, कोई उपकोष नहीं है, ये कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब यदि हम बात करते हैं पी कक्षक की, यहां से बात करते हैं, यदि हम पी कक्षक की बात करते हैं तो पी कक्षक की आकृति होती है डंबल के समान। डंबल, डंबल माने डमरू। ठीक है, डंबल उसे भी कहते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं हम जिम में जाकर उठाते हैं ना, इस तरह बाइसेप्स बनाते हैं, तो वो भी डंबल ही है, वो भी डमरू ही है। ठीक है, उसे बजाना नहीं है, बजने का नहीं, वो डमरू की तरह, पर उसका शेप तो डमरू जैसा ही है, डंबल जैसा है। तो डंबल कैसा होता है? देखो, पी कक्षक ऐसा होता है, ऐसा एक डमरू के जैसा। ठीक है, अब यदि हम बात करें डी कक्षक की, यहां से बात करते हैं। चलो, यदि हम बात करते हैं डी कक्षक की, कि डी उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डी कक्षक, वे कैसे होते हैं? वे होते हैं डबल डंबल के समान। डबल डंबल, डबल डंबल या द्विडंबल भी आप कह सकते हो। मतलब ऐसा कि एक तो डंबल ये है और एक डंबल ये है, ये ऐसा होता है क्या? डी कक्षक। और यदि हम बात करते हैं एफ कक्षक की, तो एफ कक्षक की आकृति जो है वो अभी अज्ञात है, जिसे आप कह सकते हो जटिल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इसकी आकृति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है, वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। अच्छा,
एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छी, चलो फिर अगली बात करेंगे हम। नोट क्या हमें लिखना चाहिए, हमने ए पे तो पढ़ा था कक्षा, बी पे हमने पढ़ा था उपकोष, और सी पे हमने पढ़ा था कक्षक, और डी पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। डी पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन। यहाँ डी हेडिंग लिख के लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। चलो मान लो आपके पास कोई एक कक्षक है और उस कक्षक में आपको देखने हैं इलेक्ट्रॉन। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन दो इलेक्ट्रॉनों की खासियत यह होती है कि ये विपरीत चक्रण वाले होते हैं। विपरीत चक्रण वाले, यानी कि इनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, देखो एक का तीर का निशान ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है। यदि एक क्लॉकवाइज चक्रण दिखा रहा है, चक्रण का मतलब तो आप समझते हो स्पिन करना, स्पिन करना। ये नहीं होता चक्रण, चक्रण का मतलब होता है स्पिन करना। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना, उसे कहते हैं चक्रण या रोटेशन। अच्छा, मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो एस उपकोष होता है, एस उपकोष, उस एस उपकोष में होते हैं एस कक्षक। क्या होते हैं? एस कक्षक। तो एस कक्षक कितने होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है जिसे आप एस कक्षक कह सकते हो। और इस एक कक्षक में आप उसे आप एस ही कहोगे। ठीक है, एस कक्षक है, अकेला है। यदि हम पी उपकोष की बात करते हैं, पी उपकोष, तो पी उपकोष में होते हैं पी कक्षक। और पी कक्षक कितने होते हैं? पी कक्षक होते हैं तीन, इस तरह के। ये तीन है, वर्गाकार बॉक्स में ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम। इन तीनों के नाम भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो है पी एक्स, फिर है पी वाई, और फिर है पी जेड। यानी तीन कक्षक होते हैं पी उपकोष में, तीन पी कक्षक होते हैं। यहाँ 1 यदि आप लिखोगे तो यहाँ 3 लिख सकते हो आप। तीन पी कक्षक होते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। और यदि डी के बारे में कोई पूछता है, डी उपकोष के, डी उपकोष, तो डी उपकोष में होते हैं 5 डी कक्षक। 5 डी कक्षक, या केवल 5 कक्षक आप कह सकते हो। और वे 5 इस तरीके से प्रदर्शित करोगे, 1 2 3 4 5। अब यदि कोई पूछता है कि इनके नाम बताओ क्या क्या हैं, तो इनके नाम आप बता सकते हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कोमा डी जेड स्क्वायर। ये इनके नाम हैं। कभी कभार एग्जाम में नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। पर यदि कोई आपसे एफ उपकोष के बारे में पूछता है ना, कि एफ उपकोष के बारे में बताओ, तो आप इतना तो जवाब दे सकते हो कि 7 एफ कक्षक होंगे उसके अंदर, 7 एफ कक्षक होंगे। मैंने अभी समझाया था 1 3 5 7, एस पी डी एफ 1 3 5 7, ऐसे समझाया था ना। एफ कक्षक जो होते हैं वे ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। पर इनके नाम क्या हैं, इनकी आकृति कैसी है, अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण या सबूत नहीं मिला है, इसलिए हमने लगा दिया क्रॉस। इसके बारे में हम इतनी ही जानकारी अभी तक उपलब्ध कर पाए हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, चलो यहाँ से, जिससे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। यहाँ तो मैं लिखूंगा, इधर तो लिखूंगा मैं कक्षा, कक्षा, एक एक कक्षा की बात करेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम, कक्षा के बाद लिखेंगे हम उपकोष। कक्षा के बाद क्या लिखेंगे? उपकोष।
कि उसमें कौन कौन से उपकोष होंगे। उपकोष के बाद हम लिखेंगे कक्षक, कक्षक, और कक्षक के बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में एक ही उपकोष होगा, एस उपकोष, इसे आप 1s कह सकते हो, पहली कक्षा का है। और एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लो हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होंगे, एक तो होगा एस उपकोष और एक होगा पी उपकोष। इसे आप 2s और 2p कह सकते हो। एस उपकोष में एक कक्षक होता है और पी उपकोष में होते हैं कितने कक्षक? 3। तो 3 और 1 4, 4 कक्षक हैं, तो इलेक्ट्रॉन 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरी कक्षा में। यदि आप तीसरी कक्षा की बात करते हो तो तीसरी कक्षा में एस, पी और डी, 3 तरह के उपकोष होते हैं। तीसरी कक्षा का एस, तीसरी का पी और तीसरी कक्षा का डी। एस में होता है एक कक्षक, ये एस का एक कक्षक, और पी के कितने कक्षक? 3 कक्षक, और डी के कितने कक्षक? 1 2 3 4 5, 5 कक्षक। तो 5 6 7 8 और 1 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और इसी तरीके से यदि आप चौथी कक्षा की बात करते हो तो चौथी कक्षा में एस, पी, डी और एफ। चौथी कक्षा का एस, चौथी का पी, चौथी का डी और चौथी का एफ, ये 4 क्या होंगे? उपकोष। चौथी कक्षा में 4 उपकोष होंगे। एस में आपको पता है, एस में होता है एक कक्षक, और पी में होते हैं 1 2 3 कक्षक, और डी में होते हैं 1 2 3 4 5 कक्षक, और एफ में होते हैं 7 कक्षक। कितने होते हैं? 7। यहां बना दो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक होते हैं। और देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो इस कक्षा में। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि परमाणु वास्तविकता में कैसा होता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूं आपको। यदि आपको ये संख्या कितनी आई, देखो ये कितने कक्षक हैं? 1 है, इसमें कक्षक 1 है, और दूसरी में कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 कक्षक हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कक्षक हैं तीसरी कक्षा में। और चौथी कक्षा में ये कितने थे? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कक्षक। देखो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। यदि आप किसी कक्षा में उपकोष निकालना चाहते हो ना, इसमें कितने उपकोष हैं? इसमें एक उपकोष है, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष हैं, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष हैं, चौथी कक्षा में 4 उपकोष हैं। देखो 4s 4p 4d 4s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन तो लिखे ही हुए हैं 2 8 18 32। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत अच्छी बात। यहाँ यदि आपके पास कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या का मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, कक्षा की संख्या को n कहा मैंने, जिसे आप कहते हो मुख्य क्वांटम संख्या। यदि आपके पास कक्षा की संख्या है तो कक्षा की संख्या से आप उपकोष निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या निकाल सकते हो आप? उपकोष। उपकोष जब भी आपको निकालने हैं तो उपकोषों की संख्या कक्षा की संख्या के बराबर होती है n। देखो पहली कक्षा में एक उपकोष है, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, यानी उपकोष की संख्या n के बराबर ही होती है, जो कक्षा की संख्या होती है। अब यदि हम बात करते हैं कक्षक की, नंबर 2 पे हम लिखते हैं कक्षक। यदि आपको कक्षक की संख्या बतानी है तो कक्षक की संख्या निकलेगी, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कक्षक की संख्या यदि आपको निकालनी है तो n स्क्वायर से निकलेगी। अब जैसे कोई पूछता है कि 5वीं कक्षा में कितने कक्षक हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 कक्षक होंगे। तो ध्यान रखना है कि कक्षक निकालने हैं तो n स्क्वायर से निकलेंगे। अब यदि आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर 3, यदि आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2n स्क्वायर से। लगा के देख लो आप, 2n स्क्वायर।
देखो यदि आप यहाँ दूसरी कक्षा की बात करते हो 2n² लगाते हो तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 कितने आए 8। देखो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है 2n² से निकलती है। ये बहुत काम की चीज है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको यही, ये नोट में ही लिख लेना आप, जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं ना, समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को एक नाम दिया गया है, उन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक कहते हैं, या डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि सोमरफेल्ड ने क्या बताया था परमाणु के बारे में, और आधुनिक परमाणु मॉडल में हमें परमाणु की क्या पिक्चर, क्या चित्र समझाया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक परमाणु मॉडल जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो अपने आप हाथ से लिख कर, ठीक है। यदि आलसी हो तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।